जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही यानी 21 जुलाई से उपराष्ट्रपति का पद खाली चल रहा था। चुनाव कब होंगे इसको लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी और देखिए 9 तारीख को तय हुआ कि 9 सितंबर को वोटिंग होगी। लेकिन इन सब के बीच लगातार नजर गड़ी हुई थी एनडीए पर, इंडिया गठबंधन पर उतना नहीं, जबकि एनडीए पर ज्यादा टिकी हुई थी। एनडीए इसलिए क्योंकि एनडीए भी दो फाड़ है। सबसे पहले समझिए आरएसएस समर्थित सांसद और एक तरफ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह समर्थित सांसद, यानी बीजेपी अपने आप में दो फाड़। इन सब के बीच साथी कितने खड़े हैं वो आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इन सब के बीच एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को, जो आरएसएस से जनसंघ से जुड़े रहे, जो मोदी शाह से ज्यादा आरएसएस के खास हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन क्या बहुमत होने के बावजूद भी सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? जी हां, आज का एक तगड़ा खेल आपको दिखाने जा रहा हूं। अभी इंडिया गठबंधन ने इसमें अपने पत्ते नहीं खोले कि सीपी राधाकृष्णन के सामने किसको खड़ा करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है, जो ताजा खबर निकल कर आई है, वो बताती है कि सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति बनने की राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बहुमत होने के बावजूद भी हालत यह है कि बगावत बहुत तेज है। एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के लिए तमाम सांसद तैयार बैठे हैं। और कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जो सीपी राधाकृष्णन के नाम पर थोड़ी रिलैक्स तो महसूस करती नजर आती हैं, लेकिन सबकी नजर इंडिया गठबंधन पर भी टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सीपी राधाकृष्णन, पहले इनके बारे में बता दूं कि दो बड़ी मुसीबत लेकर आए। जो नाम का जब ऐलान हुआ तो उसके साथ कई लोगों के चेहरे भी लटके। दरअसल पूरी उम्मीद थी मोदी शाह गुट के नेताओं को, सांसदों को, कि ये जंग आरएसएस के साथ उनकी चल रही है, इसमें आखिरकार मोदी शाह जीत जाएंगे। लेकिन जीत किसकी हुई? ये जीत आरएसएस की हुई है। यानी पहले ही मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहा जाए मोदी शाह, यहां विफल या फेल होते हुए नजर आए। फिर इस तरीके से होते हुए नजर आए कि उन्होंने लगातार दबाव बनाया कि उनके किसी चहेते को बनाया जाए उपराष्ट्रपति, उसका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का ही, जिससे वो स्टैंड होकर, इस ऐसे क्लियर खड़े होकर नरेंद्र मोदी साहब के सामने ना बोले। यह स्पष्ट किया जा रहा था। लेकिन आरएसएस ने क्लियर कर दिया था कि जब महीने ही आपके पास एक रह गया है, जब एक ही महीना रह गया आपके पास प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि उसके बाद जब 75 साल आपके हो जाएंगे तो आपको जाना होगा, तो जबरदस्ती क्यों, और क्यों आपके सामने उपराष्ट्रपति ऐसे ही झुककर खड़ा रहे? है तो उन्होंने कहा ठीक है। अब नाम क्या निकल गया है? सीपी राधाकृष्णन का नाम निकलकर सामने आया। इनको लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन दरअसल फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनको लेकर महाराष्ट्र में भी खुशी है, लेकिन खास तौर पर दक्षिण भारत में खुशी देखने को मिल रही है। अब मीडिया इस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है कि चूंकि दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति पद का नाम निकलकर सामने आया है, फिर सुनिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने खेल क्या किया भी आप समझ जाएंगे। इनका कहना है दक्षिण भारत से ये नाम निकलकर आया है, इसीलिए डीएमके, जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल है, वो भी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति जता चुके हैं। अब इसमें भी खेल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा खुश है। क्या है मैं बताऊंगा। और महाराष्ट्र के चूंकि राज्यपाल है, इसलिए शिवसेना के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने भी टेंशन है, ऐसा गोदी मीडिया दावा कर रही है। लेकिन खेल है उल्टा। उल्टा खेल क्या है पहले देखिए। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे कैंडिडेट। ये कैंडिडेट बनाया गया। अब ये बताया जा रहा है चूंकि दक्षिण भारत से आए हैं, इसलिए डीएमके और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन में दरार है। जबकि मैं आपको बता दूं कि वेंकैया नायडू भी दक्षिण भारत से आते थे, जो रह चुके हैं देश के उपराष्ट्रपति। तो ये पहली दफा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि यही बने। इससे पहले भी बहुत सारे दक्षिण भारत से आते रहे, और कांग्रेस ने पहले ही दक्षिण भारत के लोगों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाया। तो कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं कर रही है। इसलिए डीएमके की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आ गई। डीएमके ने कहा अच्छी बात है, सीपी राधाकृष्णन चूंकि दक्षिण भारत से आते, तमिल से आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि हम गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन का, और जो वहां गठबंधन में फैसला होगा हम उसके साथ जाएंगे। यानी इतनी राह आसान नहीं होगी। गोदी मीडिया कितना ही माहौल क्रिएट कर ले। अब आइए, हिंदुस्तान की खबर है, सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। जेपी नड्डा ने किया ऐलान। यह मजबूरी में किया गया ऐलान इसलिए ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब कभी नहीं चाहते थे कि एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाए जो उनके खीमे का ना हो। इसी के लिए असमंजस और खींचतान लंबे समय से चल रही थी, और आखिरकार सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगी। खबर यह है कि आरएसएस की पसंद है, आरएसएस में रहे हैं, आरएसएस के करीबी हैं, जनसंघ में रहे, जनसंघ के करीबी, बहुत सारी चीज। बीजेपी के नेता से ज्यादा इनकी पहचान एक आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर में होती है सीपी राधाकृष्णन की, और यही एक वजह है जिसके चलते अब इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे किया गया। अब थोड़ा आंकड़े पर नजर डाल दिए, बहुत जरूरी है, इस आंकड़े को जरा समझिए। दरअसल
बताया गया 786 786 यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सांसद हैं वो वोट कास्ट करते हैं। इनकी कुल तादाद है 786 मौजूदा स्थिति में। यानी अगर आपको सीपी राधाकृष्णन जैसे एनडीए ने अपना बनाए हैं प्रत्याशी, तो उसके लिए एक 394 वोटों की जरूरत है सीपी राधाकृष्णन को। अभी तो एक ही नाम है, इंडिया गठबंधन की तरफ से आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 394 वोटों की जरूरत है। अब आप जरा 394 वोटों को अगर आप देखते, ये दोनों के हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के। अब आइए, इसमें बताया गया कि 543 सीटों वाली लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट अभी खाली है, इसीलिए भाई लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं। राज्यसभा में 542 सांसद सदस्य होते हैं कि 5 सीटें खाली है, इसलिए 240 है। राज्यसभा में एनडीए के पास 129 सांसद हैं, जिसमें मनोनीत सदस्यों का समर्थन भी शामिल है। ऐसे में दोनों सदनों में मिलाकर एनडीए के पास 422 वोट है। 394 चाहिए और 422 वोट है। मैं राज्यसभा से पहले लोकसभा पर आता हूं, जिन 293 का इन्होंने जिक्र किया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 37 ऑपरेशन 37 आपको याद होगा। वो ऑपरेशन 37 क्यों चलाया जा रहा था, याद है? देखिए, ऑपरेशन 37 हमने आपको बताया था। अभी आप आंकड़ा जो रखा गया है 394 का, इस 394 के आंकड़े में से मैं अगर 422 में से 394 सांसदों का कहा जाए कि 394 सांसदों की जरूरत है, तो कुल 28 सांसद कम है। मतलब अगर 37 सांसदों का जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इसीलिए दरअसल एक गुप्त रूप से ये 37 सांसदों का ये ऑपरेशन था, क्योंकि उनको मालूम था कि आरएसएस मानने के लिए तैयार नहीं है, और आरएसएस नहीं मानेगा तो उसके बाद आरएसएस के लोकप्रिय किसी व्यक्ति को, जो उसकी चाहत वाले व्यक्ति है, उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। पहले से ही मोदी शाह की जोड़ी एक बहुत बड़ी नाराजगी में, गुस्से में, किस बात को लेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में अगर आप सोचते हैं सिर्फ विपक्षी पार्टियों की जीती, मैंने पहले भी आपको बताया, विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आकर एक मुश्त होकर राजीव प्रताप रूडी को वोट दिया, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है, आरएसएस समर्थित जो बीजेपी सांसद थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। ये बात अमित शाह तक पहुंच गई, ये बात मोदी तक पहुंच गई, और मोदी से ज्यादा अमित शाह को उसको लेकर झटका लगा, क्योंकि यहीं से उनकी अग्नि परीक्षा थी कि पहला चुनाव वो जिता पाते हैं, नहीं जिता पाते संजीव बालियान को। लेकिन खेल हो गया क्लियर, संजीव बालियान को वो जिता नहीं पाए और तब से ही वो नाराज चल रहे हैं। अब खबर यह है कि आरएसएस की तरफ से सीपी राधाकृष्णन के नाम को आगे बढ़ाकर बीजेपी पर, मोदी शाह पर बढ़त तो बनाई, लेकिन क्या सीपी राधाकृष्णन जीत पाएंगे? क्योंकि जो काम आरएसएस के समर्थित सांसदों ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में किया था, खबर यह है यही काम होने जा रहा है इधर। यानी सीपी राधाकृष्णन जब के लिए वोटिंग हो रही होगी तो इन 37 सांसदों का जो खेल है पूरा का पूरा बिगाड़ने का काम किया जाए। लोकसभा के लिए बता रहा हूं, इनमें 37 सांसदों के को लेकर एक पूरा ऑपरेशन तैयार किया गया। अब मानकर चलिए 422 इनके पास है, 422 में से अगर 37 सांसद जिनको लेकर एक मिशन बताया गया चल रहा है, तो 385 वोट रह जाएंगे, सिर्फ 385, और जीत के लिए कितने चाहिए? 394। यानी सीपी राधाकृष्णन की राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही जितनी बताई जा रही है। इस पहले बारी थी आरएसएस की, उसने अमित शाह के खेल को खराब किया, और अब बारी है अमित शाह और मोदी की, जो आरएसएस के खेल को खराब करेंगे। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो आसानी से उपराष्ट्रपति बन जाएगा। नमस्कार।